डन। जैसे नहीं तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन तुम्हें वैसे डिक्टेट कर दूंगा, तो आप क्या करना, जब उसके सॉल्यूशंस मतलब वैसे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डन, तो लेट्स स्टार्ट, ओके ठीक है। सर। ओके यार। भाई आज ड्यूअल नेचर रिवाइज करना था, सबसे पहले तो ये बता दो खुद से कुछ रिवाइज कर रखा है ड्यूअल नेचर या नहीं सर किया है। किया है। डन। चलो तो भाई लेट्स स्टार्ट। देखो यार, ड्यूअल नेचर में हमें बेसिकली क्या करना था, हमें पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले भाई डिस्कशन जो हुआ, वो क्या क्या डिस्कशन हुआ कि अगर हम किसी भी मेटल सरफेस पे कोई लाइट रे फॉल डाउन करा रहे हैं, यूवी रेज, तो उससे चार्जेस बाहर निकलेंगे। और वो चार्जेस कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर हमारा न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को क्या कहते हैं। सर उसको मेटल सरफेस से फ्री करने के लिए वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको। भाई बिल्कुल भाई, सब लोग आई होप पार्टिसिपेट कर लेना भाई थ्योरेटिकल डिस्कशन में। तो यार कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमें किसी भी मेटल सरफेस से कोई चार्जेस को बाहर निकालना है, तो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी कहलाती है वर्क फंक्शन। तो अगर हम कोई भी एक यूवी लाइट रेस किसी एक मेटल सरफेस पे फॉल डाउन करा रहे हैं, तो वो मेटल यूवी लाइट रेस उसको वो मिनिमम एनर्जी, वो वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, और उसकी वजह से हमारे जो चार्जेस हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, हम उसको एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट करा रहे हैं, ताकि वो हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे और करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें हमें क्या डिस्कशन करना होता है कि जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस करंट की जो वैल्यू है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। तो जैसे हमारा सबसे पहला फैक्टर था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो आप मेरे को बताओ, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। सर डायरेक्टली। भाई तो हमें पता है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे डायरेक्टली कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना। क्योंकि अगर कोई भी यूवी रेज फॉल डाउन कर रही है, मतलब वो नंबर ऑफ फोटॉन्स, उसके पास कुछ ना कुछ फोटॉन्स है। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करेंगे, एंड उतने ज्यादा हमारे चार्जेस बाहर निकलेंगे। जितने ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। भैया फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। यस सर। भाई बाकी लोग। यस सर। यस सर। चलो डन। सेकंड पॉइंट था हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो नेगेटिव चार्जेस हमारे बैटरी उससे प्लेट से बाहर निकल रहे हैं मेटल सरफेस से, हम उनको अट्रैक्ट करा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अगर मैं उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ा दूं, तो खुद सोच के बताओ करंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर इंक्रीज। भाई बिल्कुल, अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू बढ़ा देता हूं, तो वो नेगेटिव चार्जेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। मतलब हमारे चार्जेस और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि उन सब पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो हमारे चार्जेस जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, मतलब उनको उतना कम टाइम लगेगा। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो अगर उनको टाइम कम लग रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमने क्या नोटिस किया, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज हो रही है। अगर आप उस लिमिट के बाद पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज भी करो, तो भी आपका करंट इंक्रीज नहीं करेगा। और उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट। तो आप मेरे को ये बताओ कि भैया पोटेंशियल इंक्रीज करने पर भी करंट की वैल्यू सैचुरेशन करंट से ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं करेगी। सर क्योंकि जब हम पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स तब तक उस एनोड प्लेट पर आ चुके होंगे। भाई बिल्कुल। यार एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बस ये है कि याद रखो, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, अलग अलग एनर्जी होगी जो उसको निकलने के लिए बाहर चाहिए। हमने पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू बढ़ाई, तो इसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो हमारे बाहर आकर प्लेट तक जा चुके होंगे, पॉजिटिव प्लेट तक। तो फर्दर हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। तो इसलिए हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। भैया चेक कर लो, सेकंड पॉइंट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल भी क्लियर है।
भाई जल्दी। ओके डन। फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, लेकिन वो पोटेंशियल से रिलेट करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। नहीं, फ्रीक्वेंसी का भी इम्पैक्ट है। देखो यार, हमने क्या नोटिस करा कि अगर हमारे पास कोई एक यूवी लाइट रे है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है, तो अगर हमारे पास उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी कम है, तो उस केस में एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू, भैया उसके इंस्टेंट रिलेशन के हिसाब से, E इक्वल्स टू एच प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब जो लाइट रे गिर रही है उसकी एनर्जी कम है। अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो मिनिमम वर्क फंक्शन, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन को, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो इस केस में क्या होगा हमारे भैया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ही नहीं और कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। चेक करो सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। डन। तो इसलिए हमारी लाइट रे की कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो उसको मिनिमम वर्क फंक्शन प्रोवाइड करे और चार्जेस बाहर निकले। फिर हमने क्या नोटिस करा कि जैसे जैसे हम क्या कहते हैं लाइट रे की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो भाई एनर्जी बढ़ रही है लाइट रेस की, तो वो एनर्जी दो पार्ट्स में यूटिलाइज होगी। एक एनर्जी, एक पार्ट वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगी, लेकिन अब कुछ एनर्जी बच जाएगी क्योंकि जो लाइट रे की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो उसने एक तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, मतलब चार्जेस को बाहर निकाल दिया, और जो बची हुई एनर्जी है वो किस चीज में यूटिलाइज होगी? फिर वो काइनेटिक पार्टिकल को एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आएगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता है जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब उतना जल्दी चार्ज फ्लो करेगा और उतना ही ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो हमने क्या नोटिस करा यार, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। और उन चार्जेस को रोकने के लिए जो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, जो मेरे को फोर्स चाहिए होगा या जो वर्क लगाना पड़ेगा, वो मेरे को ज्यादा वर्क लगाना पड़ेगा। बस अब यहां तक चेक करके और बताओ फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट भी क्लियर है बिल्कुल या नहीं? यस सर। डन। तो ये हमारे मेनली तीन पॉइंट्स है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो याद रखो मेन काम तो सारा का सारा फ्रीक्वेंसी ही प्ले करती है, वही वर्क फंक्शन भी प्रोवाइड कराती है और वही चार्जेस को काइनेटिक एनर्जी भी देती है। इसलिए हमारा जो अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस है वो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रहा है। और इसी के बेसिस पे आइंस्टाइन ने बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया और एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी। क्या मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी? कि भैया एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ लाइट रेज इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, चेक करना। मैंने कहा कि एनर्जी ऑफ लाइट रेज, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी दो पार्ट्स में यूटिलाइज होगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड यहां तक चेक करो और मेरे को ऑनेस्टली बताओ भैया, जो हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, चल रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। मुझे पता है कि मतलब ऐसे समझ में तो कम ही आ रहा होगा, बड़ा वैसा होगा। आज आज की बात है यार, मैनेज कर लो, आज ही पावर कट हुआ है। अब अब क्या करो यार, मेरे को है ना एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी। अब क्या इसी एनर्जी को आप अलग अलग फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हो? भैया यस पेन सर। और पेपर तो आप सबके पास है ही, एक काम करो, एनर्जी लिखो, एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। और एक दूसरा फॉर्मूला लिखो, एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करो और आप मेरे को फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ अ वेव, मोमेंटम ऑफ अ लाइट रे, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। ये दो फॉर्मूले कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ एंड फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। सर मोमेंटम के लिए आया एच बाय लैम्डा, और वेवलेंथ के लिए आया एच बाय मोमेंटम। भाई वेरी गुड, वेवलेंथ के लिए आएगा एच बाय लैम्डा।
सर एच बाय वेवलेंथ लैम्डा, फिर एक मतलब हमारे पास क्या चीज, दोबारा बोलो। सर वेवलेंथ के लिए h बाय मोमेंटम आएगा। एच बाय मोमेंटम आएगा, जहां पे मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू एम जी। सी। तो हमारे पास मोमेंटम के दो फॉर्मूले आ जाएंगे। एक आ जाएगा P इक्वल्स टू एम सी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा। तो यार ये दोनों याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चला? यार हमें एक तो पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सर इनवर्सली। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आप लाइट रे की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा। लेकिन वेवलेंथ में एग्जैक्टली उल्टा है। वेवलेंथ में भी आपके पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी जिसको हम कहेंगे थ्रेश ओल्ड वेवलेंथ। तो आप मेरे को बताओ, अगर वेवलेंथ थ्रेश ओल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा या रुक जाएगा? सर रुक जाएगा। भैया डन। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सब लोग चेक करना। मैंने क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ऐसा करो, एफ नॉट ले लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से बड़ी है तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ नॉट से छोटी है तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। हम सेम चीज बात करना चाह रहे हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, तो तन्वी आपका आंसर सही है। वेवलेंथ के टर्म्स में हमारे पास एक वेवलेंथ आएगी थ्रेश ओल्ड वेवलेंथ। अगर अब हमारी वेवलेंथ इस थ्रेश ओल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हुई तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरस अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हुई तो उस केस में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। भैया सब लोग चेक करके बता दो, सबको यहां तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस हाँ सर। या ना? ओके डन। तो ये बेसिकली हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था ड्यूअल नेचर का, कि इसमें हमने क्या प्रूव किया कि यार जो लाइट रेज आ रही हैं वो चार्जेस को बाहर निकाल रही हैं। तो जो ये लाइट रेज चार्जेस को बाहर निकाल रही हैं वो कैसे निकाल रही हैं? क्योंकि लाइट रेज के पास पार्टिकल है फोटोन, और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके उसको बाहर निकाल रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, बेसिकली लाइट का एक पार्टिकल नेचर प्रूव कर दिया कि लाइट के पास फोटोन है। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है? दूसरी चीज सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, हमें ये प्रूफ करना होता है कि यार इवन हर एक पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट करता है। मतलब लाइट एक वेव भी है और हर एक पार्टिकल एक वेव की तरह एक्ट करता है। और जो पार्टिकल वेव की तरह एक्ट करता है उस वेव का नाम क्या होता है भाई? सर डी ब्रॉगली वेव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चार्ज पार्टिकल, एक बार सुन लो फिर से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, याद है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बहुत सारे चैप्टर्स में ये चीज लिखवाई हुई है। सर अगर ईएम हमारा वेव। कोई भी चार्ज पार्टिकल, वेरी गुड, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो भी वेव्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चार्ज होना जरूरी है। सिमिलरली एक और वेव होती है जिसके लिए पार्टिकल का मास होना जरूरी है, इलास्टिसिटी होना जरूरी है। उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है कि भैया चार्ज पार्टिकल भले ही रेस्ट पे हो या वाइब्रेट कर रहा हो, मतलब मोशन में हो, वो प्रोड्यूस होगी ही होगी। ऐसी हमारे पास एक थर्ड वेव भी होती है कि अगर कोई भी पार्टिकल भले ही उस पर चार्ज हो या ना हो, चाहे उसका मास जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अगर कोई भी एक पार्टिकल है और वो मोशन में है तो वो भी एक वेव की तरह एक्ट करेगा, और इस वेव का नाम क्या होगा? थर्ड सर टाइप ऑफ वेव। मैटर वेव। वेरी गुड, थर्ड टाइप ऑफ वेव हमारी कहलाती है मैटर वेव, जिसको आप डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हो, क्योंकि इसको डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट किया था, उसने फाइंड किया था। तो मैटर वेव्स क्या है कि कोई भी पार्टिकल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, कैसा भी पार्टिकल क्यों ना हो, अगर वो मोशन में है तो वो भी एक वेव की तरह एक्ट करेगा, और वो वेव होगी हमारी मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव। वेरेस अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो फिर वो कोई वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अगर आपको याद हो, ये सेटअप पूरा इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया गया कि भैया चार्ज पार्टिकल भी अगर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है तो वेव अच्छी खासी नोटिसेबल होगी,
तो अगर हमारे पास एक छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको हमने एक्सेलरेट किया किसी एक पोटेंशियल v से, उसको हम वो मूव कर रहा है, तो जो वो वेवलेंथ अमिट आउट करेगा उसका फॉर्मूला किसी को याद है? सर h/p। नहीं नहीं, स्पेसिफिक एक वेवलेंथ का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सर जो उसकी वैल्यू आती है फिर अंडर रूट में वोल्टेज होता है वो हाँ, वाला। वेरी गुड, वही वाला सर फॉर्मूला। 1.22 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार हमें पता है इसको कैसे फाइंड करेंगे। भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है। एक इलेक्ट्रॉन जो मैटर की तरह वेव्स की तरह प्रोड्यूस करेगा, उसका फॉर्मूला होगा 12.3 डिवाइडेड बाय रूट वी। वी का मतलब कितने पोटेंशियल से आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, इनटू आर्मस्ट्रॉन्ग। रिपीट कर रहा हूं, लिख लो फॉर्मूला। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 12.3 डिवाइडेड बाय रूट वी। डन सर। डन। तो अब यार मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करो। चलो सब लोग भैया क्वेश्चन ट्राई करो, हम कम से कम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। बोलो क्वेश्चन। यस सर। लिखो क्वेश्चन। यार हमें एक मेटल सरफेस गिवन है, मेटल सरफेस पे दो वेवलेंथ स्ट्राइक कर रही है। लिखो वेवलेंथ वन। एक मेटल सरफेस है, उस पे दो वेवलेंथ स्ट्राइक कर रही है। वेवलेंथ वन 248 नैनोमीटर्स। फिर लिखो वेवलेंथ टू, वेवलेंथ टू 310 नैनोमीटर्स। ये दोनों वेवलेंथ पार्टिकल्स को इजेक्ट कर रही हैं और हमारे पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रही है। लिखो हमें क्या क्या गिवन है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी u1 इज टू u2 की वैल्यू गिवन है 2:1। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं यहां तक क्या क्या गिवन है। हमें दो वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा वन 248 नैनोमीटर्स, लैम्डा टू 310 नैनोमीटर्स। पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनके स्पीड का रेशियो गिवन है 2:1। एच सी की वैल्यू गिवन है, एच सी की वैल्यू 1240। एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स। लिखो कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड दी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, फाइंड दी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके डन।
भैया सब लोग सॉल्व करेंगे, खाली मत बैठना। सर 3.6। भाई वेरी गुड, बिल्कुल सही है। भाई बाकी किसी का कुछ आंसर? प्रशांत तुम्हारा आंसर, लेट मी चेक। अरे प्रशांत, यहाँ पे भी चैट बॉक्स में भेजोगे? वैसे ही मैं फोन से कर रहा हूँ। प्रशांत तुम्हारा आंसर भी सही है। गुड। भाई फटाफट बाकी लोग कंप्लीट करो। और इधर पावर आ गई है, बस 1 मिनट, मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है। देन वी विल हैव अ प्रॉपर क्लास। भाई प्रशांत का आ गया, तन्वी का आ गया, भाई बाकी लोग, दिवेश आंसर आया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। यस सर। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार क्वेश्चन कह रहा है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भाई रिपीट कर रहा हूं कि हमने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ऑफ स्लिट विथ डी। हमें स्लिट का बीच का गैप भी गिवन है, दैट इज डी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इंक्रीज करें, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन कि हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। भैया लिख लो ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। और लास्ट ऑप्शन, फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम। फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम। सर विल डिक्रीज। विल डिक्रीज पक्का? यस सर। यस सर। चलो भाई, तो अब आ जाओ, चेक कर लो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। चलो डन। फाइनली बिल्कुल क्लास के एंड मोमेंट पे लाइट। चलो भैया समझो, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था। मैंने क्वेश्चन में कहा था कि यार हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड इन वाईडीएससी। और मैंने इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया, आपको बताना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था मैंने, कि कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा।
कि भैया कोई इंटरफेरेंस पैटर्न, कोई फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगी। थर्ड ऑप्शन फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। और फोर्थ ऑप्शन की फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। सबसे पहले अब क्या करो, मेरे को फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ? सर लैम्डा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। उल्टा नहीं बोल दिया तुमने? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हाँ, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यार हमें पता है कैपिटल डी और स्मॉल डी का वेलोसिटी से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो वेलोसिटी का लेना देना है वो किससे है? वो वेवलेंथ से है। भाई हमें पता है बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और मैंने तुम्हें अभी बोला था कि लैम्डा का फॉर्मूला लिख लो भैया। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा का फॉर्मूला था एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम, मतलब एच डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो मतलब वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है। तो अब सोच के बताओ कि अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो वेवलेंथ क्या हो रही होगी? डिक्रीज। और डिक्रीज। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो बीटा की वैल्यू भी क्या हो रही होगी? बीटा की डिक्रीज। वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होगी। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो डन। अब मैं फटाफट वो डिस्कशन बता देता हूं, हम जो इतनी देर से थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्योंकि हमें ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ करने हैं। तो अब आपको एक एक करके समझिए, समझा देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई मैंने कहा कुछ दो तीन पॉइंट्स ही हैं जो मेनली याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। तो यार हमने देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है। क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। भैया जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, हमारी इस लाइट के अंदर जो फोटॉन्स होंगे उनके नंबर भी इंक्रीज कर जाएंगे। अगर फोटॉन्स के नंबर इंक्रीज कर गए हैं तो भैया ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड मतलब हमारे ज्यादा चार्जेस बाहर निकल के आएंगे, ज्यादा चार्जेस बाहर निकल के आएंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसा आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे लिख लो इंटेंसिटी एंड नीचे हमने लिख लिया करंट। चेक करो पहले बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको क्या डिस्कस कर रहा था? सेकेंड पॉइंट में डिस्कस कर रहा था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में बेसिकली हमने क्या किया था कि ये हमारी प्लेट है, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट, और इन दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमारी बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है तो, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। यार अगर हम लाइट रे नेगेटिव प्लेट पे फॉल डाउन कराएं तो हमें पता है कि अगर हम लाइट रे को नेगेटिव प्लेट पे फॉल डाउन करा रहे हैं तो ये चार्जेस बाहर निकलेंगे। चार्जेस बाहर निकल गए, लेकिन ये चार्जेस अब क्या करेंगे? ये चार्जेस अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे इस पॉजिटिव प्लेट से, जिसकी वजह से इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और ये अट्रैक्ट करके मूव कर जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं इस पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, हमारे इस चार्जेस के मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? चार्जेस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। और अगर चार्जेस का मूवमेंट फास्ट हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो हमारे करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे इंक्रीज। करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अब हमने ग्राफ प्लॉट करा तो हमने क्या नोटिस किया कि यार जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, याद रखना ये सेकंड वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया जैसे जैसे मैं पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। और ये पर्टिकुलर लिमिट क्या होगी? भैया ये पर्टिकुलर लिमिट हमें बताएगा सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो कि जब मैंने पोटेंशियल जीरो किया, जब मैंने पोटेंशियल जीरो किया तो क्या करंट की वैल्यू जीरो आ रही है? नो नहीं। सर। क्या बता सकते हो कि पोटेंशियल जीरो पे करंट की वैल्यू जीरो क्यों नहीं आ रही? मतलब अगर मैं इधर पॉजिटिव रखू ही ना तो भी करंट आ रहा है, ऐसा क्यों? भाई नो रिस्पॉन्ड, रिपीट। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि इधर सपोज आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चार्जेस मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे?
क्योंकि यार आपने इधर जो लाइट रे फॉल डाउन कराई है वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कराई है, और अगर यहाँ पे आपने लाइट रे कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कराई है तो मतलब आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर ये एनर्जी ऑफ फोटोन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच एफ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो एच एफ है वो कितने पार्ट्स में यूटिलाइज होगा। सबसे पहले तो वो चार्जेस को बाहर निकालेगा, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, प्लस और क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी। वो इसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी देगा। क्यों देगा, क्योंकि यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए थी 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, सपोज मैंने अज्यूम कर लिया। लेकिन जो मेरे फोटॉन्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, उनके पास 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी है। तो 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो उसने क्या कर दिया, वर्क फंक्शन में यूटिलाइज कर दिया। लेकिन बाकी 3 ऐसा थोड़ी है कि बाकी 3 को वो अपने पास ही रखेगा। भैया बाकी 3 वो काइनेटिक सबको वॉइस आ रही है? यस सर। ओके डन। भैया सॉरी फिर से पावर कट है, तो बस इसको एक्सप्लेन करके क्लास एंड ही कर देता हूँ मैं बोल रहा था आपको कि जो हमने एनर्जी दी है सपोज 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की, उसमें से 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो हमारे वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो गए, और जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है वो किस में जाएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी में जाएंगे। तो भले ही हमारा पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट करे या ना करे, हमारा अल्टीमेटली 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो मतलब जो भी रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसलिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो रुकेगा नहीं। इसलिए चाहे आप पोटेंशियल 0 कर दो तब भी हमारा क्या है। तो करंट को कैसे रोकेंगे हम? भैया करंट को रोकने का एक ही तरीका है कि चार्जेस बाहर निकलने के बाद कोई काइनेटिक एनर्जी गेन ना करें। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हमें पॉजिटिव बैटरी की जगह क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव प्लेट एक और लगानी पड़ेगी। अगर दोनों ही प्लेट नेगेटिव नेगेटिव होगी तो नेगेटिव प्लेट हमारे जो चार्जेस बाहर निकल रहे हैं उनको रिपेल करेगी, और अगर वो उनको रिपेल करेगी तो वो मूवमेंट रोक देगी। रिपल्शन की वजह से वो उनको आगे फॉरवर्ड मूव ही नहीं करने देगी। तो इसलिए हमें एक नेगेटिव प्लेट कनेक्ट करनी पड़ती है जिससे हम करंट को रोक सकें। और इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या नाम से कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू का मतलब है एक नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे चार्जेस रिपेल करके मूव ही ना करें, वो वहीं के वहीं निकल के स्टेशनरी बन जाए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस इतना ही आज के लिए रखो। अंकिता प्लीज मेक मी होस्ट। आप होस्ट बने हुए हो। अंकिता हो? चलो कोई बात नहीं यार, सब क्लास लीव कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड सॉरी यार फॉर इतना ये सब कुछ ऐसे कंजेस्टेड आज हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। ओके यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।